लिखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज या इन गैस फेज। क्या लिखा है हेडिंग में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। गैसीय प्रावस्था में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। गैसीय प्रावस्था में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं जो गैसियस फेज में संपन्न हो रहा है ना। कोई जनरल केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर मान लेते हैं जो किस अवस्था में हो रहा है? गैसीय फेज में हो रहा है। जैसे देखिए ये ए गैसियस स्टेट में है और यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है बी गैसियस प्रोडक्ट और एक सी गैसियस प्रोडक्ट। ये ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है जो किस फेज में हो रहा है? गैसीय फेज में हो रहा है। इनिशियली जब काम प्रारंभ हो रहा था, जब शुरुआत हुआ था, उस समय का जो प्रेशर है वो दिया गया है। यानी आपको यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस तरह से बना सकते हैं इसको। उस चीज को हम यहाँ मान लेते हैं क्या? देखो जब काम हम लोग शुरू करने वाले हैं उस समय का जो प्रेशर है वो यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हो गया प्रेशर के लिए। ये क्या है? यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये टोटल प्रेशर के लिए। देखिए ये टाइम के लिए लीजिए और ये इसका प्रेशर लेते हैं। ठीक है, तो जब टाइम जीरो था, शून्य था, उस समय जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर पी आई है। क्या है? पी आई है। ठीक है, और जब टाइम टी हो जाता है, मतलब कुछ समय हो जाता है टी अपॉन टी टाइम, तो उस समय टोटल प्रेशर जो हो जाता है ये पी टोटल हो जाता है। कितना होता है? पी टोटल। हम लोग क्या मान रहे हैं हेयर? हम लोग ये मान रहे हैं, समझिएगा, कि पी आई क्या है? ये है इनिशियल प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर है। और पीटी जो है ये टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर है, ये ऐसा मान लेते हैं। पी आई हम लोग क्या मान लेते हैं? इनिशियल प्रेशर। आप पीटी जो है वो क्या है? टोटल प्रेशर। तो ये टाइम टी पर तो नहीं होगा, ये टाइम टी पर तो नहीं ना आएगा। टाइम टी पर तो फिर अलग आ जाएगा ना, तो मिटा देते हैं।
यहाँ पर जनरल आप ऐसे मान लें, ज़्यादा सही रहेगा। लेट इनिशियल प्रेशर P1 है और PT क्या है, फाइनल प्रेशर है। इस तरह से हम लोग मान लिए। अब जैसे ही ये बातें हम लोगों ने माना है, यहाँ से देखिएगा तो आप पढ़े हैं जो गैसियस टर्म में जब रहता है तो इसमें डाल्टन्स हम लोग लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर P टोटल अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, सभी कंपोनेंट का जोड़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि PA क्या है, PA ये है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये PB पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है। और यहाँ पर PB जो है ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ B है। और ये PC क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर जो है, यहाँ हम लोग पहले से मान चुके हैं ये सब क्या है, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, तभी ये लागू होता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर माना है, तो देखिए कि कुछ जब आपका काम शुरू हो रहा था, शुरू होने से पहले का जो पार्शियल प्रेशर ए रहता है मौजूद, ए तो रहता है, तो ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, जो इनिशियल प्रेशर है यानी क्या PI हो जाएगा, यही ना होगा। और फिर कुछ समय बाद X अगर ATM मान लीजिए उसमें से घटेगा तो फिर उधर X ATMs दोनों में बढ़ेगा, यही ना। और उसके बाद टोटल प्रेशर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से देखो ये A है, यहाँ पर A गैसियस फॉर्म में, फिर ये B गैसियस फॉर्म में प्लस C। तो देखो जब इनिशियली प्रारंभ में, जब प्रारंभ हो रहा था तो आपके पास ये प्रेशर कितना है, PI है ना। तब तक ये दोनों क्या था, 0 था, ठीक है। और एट टाइम टी पर देखा गया तो इसमें से पार्शियल प्रेशर्स में X ATM डिक्रीज करेगा, तो ये X क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा। तो टाइम T पर, यहाँ पर देखिए अलग करके लिखे कि एट टाइम इक्वल टू T, टाइम T पर टोटल प्रेशर, देखिएगा टोटल प्रेशर कितना होगा, PT इज इक्वल टू क्या होगा, इस सब का जोड़ होगा। क्या जोड़ होगा, तो PI माइनस X प्लस X, ये ना होगा। ये तो हो गया क्या, A का, ये हो गया किसका, B का, ये किसका हो गया, C का। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ से P टोटल क्या आ जाएगा, PI प्लस X आ जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ से X का निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा वो, ठीक है ना। तो अभी पहले आप नोट करिए, फिर आगे हम इसको बढ़ाते हैं। प्रेशर है तो सब प्रेशर के यूनिट में होगा। क्या हुआ, हाँ, ओ
हो गया, इधर शिफ्ट करें। अब देखो यहां से अगर x निकालना हो, x बराबर क्या आएगा, ये x, तो इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा P टोटल माइनस पी आई, आएगा ना। देखो इधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में है, इधर आके माइनस में, x बराबर यही आएगा। अब देखो हम लोग क्या पढ़े, we know that फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो व्यंजक है, रेट कांस्टेंट का व्यंजक क्या था, K बराबर 2.303 बाई टी, और यहाँ लॉग बेस 10 होता है, और यहाँ इनिशियल R नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कहाँ आर टी, मतलब टाइम टी पर ये होता है, ऐसा ही फार्मूला में था। और ये जो है ये टाइम टी पर होता है और ये इनिशियल होता है। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग को काम करना है, चूंकि प्रेशर के टर्म में है, तो देखो यहाँ आर नॉट ये तो इनिशियल होगा, और यहाँ जो आर टी है, देखो ये बराबर किसके होगा, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के, और एट टाइम टी पर जो पार्शियल प्रेशर है उसके बराबर होगा। अब जैसे ही इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा प्रेशर के टर्म में, K इज इक्वल टू 2.303 बटा में T, और यहाँ लॉग, और ये हो जाएगा क्या आर नॉट के जगह पर, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे पी आई, मतलब इनिशियल प्रेशर, यहाँ हो जाएगा क्या पी ए, ये पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी। ठीक है, तो देखिए टाइम टी पर पार्शियल प्रेशर देखो क्या है, पी ए बराबर क्या है टाइम टी पर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी क्या है, ये है पी आई माइनस एक्स है, यही ना है। तो देखो x तो हमारा माना हुआ है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, नहीं बात, जो गिवन है वही ना हमारे साथ चलेगा। तो गिवन क्या है, टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर को उस टर्म में ले जाना है, तो इसका मतलब x को हटाना है। तो जैसे ही x को हटाइएगा तो इसका मतलब है कि पी आई, अब x के जगह पर यहाँ से x का वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा p टोटल माइनस पी आई, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करने के बाद ये पी आई तो रहेगा, ये माइनस पी टोटल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस पी आई हो जाएगा, इसका मतलब है कि 2 पी आई होगा माइनस पी टोटल होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, किसी तरह का प्रॉब्लम। यहाँ से देखिए x के जगह पर हम लोग क्या लिख दें, इस जो x है उसके जगह पर क्या लिख देंगे पी टोटल माइनस पी इनिशियल, देखिए यहाँ पर आया, इसको देखते हुए आपको काम करना है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट भाग में यहाँ पर चलेंगे। अब देखो, अब यहाँ जो आप फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला में पी ए का वैल्यू पुट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, देखना 2.303 बाई टी, यहाँ हो जाएगा लॉग, ये तो आपको दिया हुआ है ही, है ना, पी ए नहीं दिया हुआ है, मतलब पी ए टाइम पर निकालना था, तो इसको निकाले तो देखिए टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर के टर्म में आ गया है, पी ए बराबर कितना आ गया 2 पी आई माइनस पी टोटल, यही ना हो गया। यानी दोनों को अब एक साथ करके भी लिख सकते हैं, पी आई बाई 2 पी आई माइनस पी टोटल, और यही इक्वेशन हो गया किस में, गैसियस फेज में, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन हो गया किस में, गैसियस फेज में। ठीक है, नोट करिए। तो कभी कभी ऐसा आता है कि रेट कांस्टेंट का जो
व्यंजक है उसको आपको गैसियस फेज में निकालने के लिए बोला। तो जनरल तो आप जान रहे हैं जो आप उससे पहले निकाले। अब ये क्या है, गैसियस फेज के टर्म में अगर दिया रहेगा तो हम लोग कंसंट्रेशन का जो काम करता है वो क्या करता है, यहाँ पर प्रेशर करता है, नहीं प्रेशर। अब हंसता का है, हो गया। इस पर न्यूमेरिकल भी हो सकता है या डायरेक्ट गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे लिखते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड, यहाँ पर स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर उसको बोलते हैं। एक्चुअली वो रहता है, मतलब वो दिखता है सेकेंड ऑर्डर जैसे, लेकिन वो देता है फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट, इसीलिए उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट भी है, का डिफिनेशन लिखना है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या इसका डिफिनेशन होगा? देखिए, इसका डिफिनेशन है कि व्हेन one of the reactant present in larger quantity या large quantity, in large quantity और excess, ऐसे भी लिख सकते हैं excess, then second order reaction gives first order result,
such reaction are known as pseudo first order, known as pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जब कोई एक अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो सेकेंड ऑर्डर अभिक्रिया जो है वह प्रथम कोटि का रिजल्ट देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा ना, लगता है लेकिन होता नहीं है। स्यूडो फोर्स पढ़ा है ना जी तुम लोग? हाँ, स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ा। क्या कैसा फोर्स होता है? आभासी फोर्स तो वही हुआ, आभासी है ना। जब कोई अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि का परिणाम देता है। इस तरह के अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर देखें एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल अगर पहला देखें तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो देखो CH3 होता है, यहाँ C11O, यहाँ पर R यानी CH3 या CH2 CH3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर में यानी कह सकते हैं जल अपघटित करा रहे हैं। एसिडिक कर रहे हैं तो H+ के प्रेजेंस में। ठीक है। तो जैसे ही इसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये दो पार्ट में आ जाएगा। एक पार्ट क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एक पार्ट क्या होगा अल्कोहल का, C2H5OH। ये जो भाग है ये अल्कोहल का आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लग रहा है किस प्रकार का है, सेकेंड ऑर्डर का अभिक्रिया है। दो रिएक्टेंट है तो इससे यहाँ से लग रहा है कि इसका है सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन।
मतलब इसका अगर रेट हम लोग यहाँ पर देखें तो रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे? रेट इज इक्वल टू क्या होगा? अगर रेट लिखना होगा तो इस दोनों के रिएक्टेंट का यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये तो के हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जैसे ही दोनों के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा, ये C2H5 इसको एक साथ करके लिख देते हैं। अब प्लस ये क्या होगा? वाटर मोलिकुल। तो देखो इसका 1 और इसका 1 मिलकर कितना हो जा रहा है? 2 हो रहा है, ऐसा रहा है। लेकिन क्या है कि वाटर क्या होता है? एक्सेस में रहता है, ये लार्ज एक्सेस बहुत अधिक रहता है, और जैसे ही जो बहुत अधिक होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ये दोनों एक साथ कांस्टेंट हो जाता है। यानी रेट इज इक्वल टू, दोनों को एक साथ कर देते हैं, H2O को भी यहाँ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OC2H5, इसको ऐसे लिख दी। अब देखो क्या कर रहे हैं कि ये एक्सेस है, जिसके वजह से, किस वजह से? लार्ज एक्सेस के कारण ये एक्सेस होता है, जिसके कारण ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसको एनदर कांस्टेंट K1 लिख देंगे, और ये दोनों मिलाकर के कांस्टेंट हो गया, तो क्या लिख देंगे इसको? K1। इधर हो गया है ना? हाँ नहीं हुआ है, इसको छोटा कर दें, पूरे चला जाएगा। चलो पहले लिख लो, उसके बाद हम बात करें। लिखो, इसको पूरा करो। हो गया? देखो ये जो आप यहाँ पर हम लोग इसको पूरा को कांस्टेंट माने हैं, तो अब यहाँ पर रेट इज इक्वल टू क्या लिखाएगा? K1। देखिए क्या हो गया? K1, और यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर, मतलब CH3, और ये C डबल बॉन्ड O, ये O, और ये C2H5। अब देखिए यहाँ पर तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 1, यानी ये कैसा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। देखिए क्या चले थे? दो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट है, इधर दो, ये ईस्टर है और इधर वाटर मॉलिक्यूल है। तो जैसे इसके लिए रेट लिखना होता तो रेट ऐसे लिखेंगे, रेट तो ऐसे ही लिखाएगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का यहाँ पर लिखना होता है। तो रेट जैसे ही लिखे तो यहाँ तो 1 और 1 मिल करके 2 हो जा रहा है,
तो सेकेंड ऑर्डर हो रहा है। लेकिन क्या है, थ्योरी क्या है कि अगर इसमें से एक जो रिएक्टेंट है एक्सेस हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ क्या है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसको कांस्टेंट के साथ लेकर एक साथ लिख करके पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट गुना कांस्टेंट मिल करके कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट K1 हो गया। और K1 हो गया मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वह फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट देने लगता है, तो इसीलिए ये कहलाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो भी हाइड्रोलाइसिस का है उस सब में ये बात हो। अब देखो जैसे दूसरा एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, केन शुगर। देखिए केन शुगर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो शुगर, शुगर केन बोलो या शुगर केन शुगर बोले, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, यही ना होता है। और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं मतलब पानी है और साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, एसिडिक कर रहे हैं H प्लस के प्रेजेंस। तो जैसे ही शुगर केन को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज में बदल जाता है, प्लस C6H12O6, ये दो, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज होता है ना, एक में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है और एक में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जैसे ही ये बन गया तो अब हमको इसके लिए रेट लिखना होगा। तो रेट लिखने के लिए क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करोगे, के कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन मतलब C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन क्या है कि ये एक्सेस है, लार्जर मात्रा में है, तो जैसे ही ये एक्सेस हो गया तो ये एक कांस्टेंट हो गया, और जब कांस्टेंट हो गया तो उसको दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू H2O, है ना, और इंटू C12H22O11 इसका कंसंट्रेशन। ये पूरा क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये पूरा हो रहा है K1 हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, जो अनदर कांस्टेंट K2 भी लिख सकते हैं, चलो K1 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, K1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन, यही ना हो गया। अब देखो ये किस तरह का कोटि दे रहा है, प्रथम कोटि का दे रहा है, इसीलिए ये कहलाता है कैसा, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ गए कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का परिभाषा लिखना है और कोई एक एग्जाम्पल आपको बता देना है जो आपको आसान लगे। होमवर्क दिया गया था, उस सबको देखा कि नहीं, बनाया कि नहीं, किराने दिए, हाँ एक नहीं बना, कौन नहीं बना, 19 नंबर एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में, हाँ?
चलिए देखते हैं, 19 नंबर आप लोग से नहीं बना तो उसको देखते हैं। चलें इसको आगे बढ़ा लें। यहां लिखते हैं, ये हो गया एक्सरसाइज का नाम। कितना नंबर है? 4.19। 4.19। देखिए यहां क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो एक बात तो स्पष्ट लिख दिया कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 40 मिनट में 30% डिकम्पोज कर रहा है, मतलब विखंडित हो रहा है। कितना? 40%। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ ज्ञात करिए। चलो इसको यहां रखते हैं, देखते हैं प्रयास करके। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या काम करते हैं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? ये बराबर क्या लिखते हैं? 2.303 बाई टी, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होता है। और यहाँ लिखते हैं लॉग, और यहाँ लिखते हैं a बाई a माइनस एक्स। ये फार्मूला इसलिए लेते हैं क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम यहाँ 100 मान लेते हैं, और 100 में से जितना डिकम्पोज कर रहा है जो भी है उसको हम लोग यहाँ घटा देते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू 100। कितना है? 100 है। तो K बराबर देखिए यहाँ पर, K बराबर 2.303, और टाइम कितना है? 40 मिनट है, तो यहाँ 40, और ये क्या हो गया? लॉग, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 बटा में 100 माइनस 30, यही ना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 बाई 40, और यहाँ आ गया लॉग, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 100 अब बटा में 70 आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो क्या? फिर ये 0 से 0 घटा देंगे, तो आपके पास K इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बाई 40, और ये लॉग 10, और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तब तो ये हो जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 7, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 बाई 40, ये तो रहेगा ही। अब देखो log 10 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाएगा, और माइनस, और log 7 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 पॉइंट कितना है? अरे जो 7 है तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे टेबल में देख सकते हो, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। तो 8.4, तो आपको याद रखना भी है कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर 8 लेकर बनाएगा तो गलती थोड़ी हो जाएगा, आप उसके पास लेकर के इसे बना सकते हैं। ये 0.84 होता है, और नहीं तो लॉग टेबल आप देखेंगे। टेबल देखने का भी तरीका आपको बताए हैं, विदाउट टेबल भी आपको बताए हैं। तो 1 से 7, 1 से लेकर के 10 तक तो आपको याद भी करवाए थे जब आपको लॉग टेबल के बारे में समझा रहे थे उस समय। तो आप देखिएगा इसमें मुख्य रूप से हम क्या बोले हैं कि ज़्यादा का नहीं, किसका? 2 का याद रखना है, 1 का तो 0 होता है, फिर 2 का याद रखना है, 3 का याद रखना है, 4 को याद करने की जरूरत नहीं है, 5 का याद रखना है, 7 का याद रखना है, और उधर और किसी को याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। 9 का निकल जाएगा 3 अगर मालूम है तो, 8 निकल जाएगा 2 अगर मालूम है तो, और 10 का वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है ना। तो आपको कितना याद रखना है? 4 को याद रखना है,
कौन? 2, 3 और 7, 2, 3, 5 और 7, यही तो याद रखना है। हाँ तो उसका है 2, 3, 5 नहीं, वैल्यू है, वैल्यू देख लॉग टेबल से देख करके याद रखना है, उसको हम लिखा दिए, आप नहीं तो जाकर वीडियो देख लीजिए। चलिए 1.084 समझ में, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 0.16, क्या यही आएगा? अब इसको यहां से हटा दो तो 100 है ना। अब ये सुनना को इधर ले लेते हैं, ये k इज इक्वल टू 2.303 बाई 4 गुना 1000 और गुना यहाँ पर ये 16, तो ये हो जाए 4 चौका 16, कट जाएगा। तो k इज इक्वल टू 2.303 गुना 4 बटा में ये 1000, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, कुछ फायदा हो जाएगा हमको वहां पर टी हाफ निकालने में, ठीक है। तो टी हाफ हम इधर निकाल लें, जगह है ही। अगर आप चाहेंगे तो इसको 10 टू द पावर में लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब देखो, अब k का वैल्यू, अब देखो वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, जानते हैं ना। तो देखो हम इसको फायदा करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ये जो प्राप्त करते हैं ना किससे, 2.303 इंटू 0.301 से, देखिए गुना करके यही आएगा, और डिवाइडेड बाई के। ये सुविधा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कटने वाला है, ये नहीं है। तो अब के का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, जैसे ये पूरा वैल्यू यहाँ पर k का वैल्यू रखिएगा तो 2.303 पहले इससे कट जाएगा, नहीं और उसके बाद शेष गुना करना है तो आ जाएगा। अब कोई दिक्कत है कहीं पर? कहाँ दिक्कत हुआ था? प्रॉब्लम किस बात का हुआ? हाँ नहीं, ये पूरा किया है तो कैसे नहीं आएगा? देखो करके मिलाओ ना, तब तो पूरा करो, पूरा जब कंप्लीट करो तो गुना करो, लास्ट का कम से कम फेज को गुना करो, गुना करके उधर लाओ, वहां कैलकुलेशन करो। अरे इसका करो ना, यहाँ k का वैल्यू रखो, टी हाफ नहीं आ रहा है कैसे? डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू ये 4 ये 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये और ये तो कट ही जाएगा यहीं पर, इसको काट दिए। अब इसको हटा करके यहाँ 10 टू द पावर कितना आएगा? ये यहाँ पर आएगा तो 1000 आएगा, और 1000 ये खत्म, 301 में 4 से भाग दो। बुक कहाँ है? कितना नंबर है ये? 19 नंबर, 19। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 19। तो देखो ना भाग करके 75 आ रहा, तो क्या दिक्कत है? कोई ऐसी नहीं है, हम तो लॉग का वैल्यू एग्जैक्ट थोड़ी लेकर चल रहे हैं, यहाँ देखो ना थोड़ी लेकर चल रहे हैं, वो आपका बहुत ज्यादा का अंतर रहेगा तब ना। अरे भाई यहाँ पर जो आप लेके चल रहे हैं उसको ख्याल रखो ना कि लॉग का वैल्यू आप क्या लेके चल रहे हो, 1 अंक तक ले जा रहे, 1 अंक और हटा दो, थोड़ा सा और इधर उधर हो जाएगा, है ना। लॉग का वैल्यू पर भी डिपेंड करता है ना, वहां पर भी वैल्यू लेके 0.301 लेके चले, 3 अंक तक वहां लिए, नहीं इसलिए सब थोड़ा मार का फर्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रास्ते से भटकना नहीं है, केवल जो रूल्स है उसको पालन करते चलना।
हो गया। अब इसके बाद कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का चर्चा करेंगे और यहीं से आपका आर्हेनियस कंसेप्ट आएगा और आर्हेनियस कंसेप्ट ही लास्ट इसका टॉपिक है। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस का जो इक्वेशन है उससे भी क्वेश्चन आता है और आर्हेनियस कंसेप्ट को समझने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म को समझना जरूरी है। इसमें एक और एनर्जी का बात करते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी देहली ऊर्जा होता है। तो सबसे पहले इसके संदर्भ में आप जानिए, समझिए सब चीज़ों को, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, आर्हेनियस कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ। हो गया, सब लोग लिख लिए? नहीं? देखिएगा 2013 में, 17 में और 19 में एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या तो सब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, किसी रूप में जरूर पूछा जाता है। 18 में भी है ना। तो हम पूरे एक्टिवेशन एनर्जी को डिटेल रूप में आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा हमारी बात। कोई रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ टकराना चाहिए, मतलब संघट्य करता है। लेकिन संघट्य में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराते हैं वो सभी के सभी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। उसमें से कुछ ऐसा होता है जो इनइफेक्टिव कोलिजन होता है। अगर वो टकरा करके कन्वर्ट हो जाता है प्रतिफल में, तो सामान्य जो उसका ऊर्जा है, जो मिनिमम एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास रहता है जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्रतिफल में, वो उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। नहीं समझा बात? जैसे कोई विद्यार्थी है या कोई लड़का है, किसी को हम देखना है तो उसके अंदर अपने चलने की क्षमता होगी जो उसके अंदर का है, पोटेंशियल एनर्जी जो जिसको बोलते हो कि भाई वो है ना, जिससे कि वो उतना काम कर सकता है। मतलब किसी को अपने से कुछ काम करने का जो अपनी क्षमता होती है वो क्या होता है, उसका अपना एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं हम लोग। वही यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए यूज कर रहे हैं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा। अब अगर उससे कम जाता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं, है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर मान लीजिए कि एनर्जी घटने लगता है तो क्या होता है, एनर्जी चढ़ाया जाता है। मतलब एनर्जी के लिए आपको जो दवा है वो दिया जाता है ताकि वो होश में आए ना, तो वो जोड़ा जाता है। ऐसा थोड़ी घिंच करके निकाल दिया जाता है, निकालेगा तो और खत्म हो जाएगा, है ना। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट करने के लिए, पहले से तुम्हारे घर से चला होगा तो दिमाग, सपने में कुछ होंगे आगे करने के लिए, कोई सपने कुछ करने का नहीं। तो एक तो हो गया कि वो आप अपने अनुसार से सोच करके आए हैं कि हमको ये डिसाइड करना है। फिर काम करते करते, पढ़ाई करते करते और आपका दिमाग जो है बढ़ा, एक्टिवेट हुआ, कुछ बातों को समझ के, सुन करके, कुछ देख करके, प्रेरणा ले करके, तो वो एक्टिवेट हो गया। क्या बोलते हैं ये, और एक्टिवेट, सक्रिय हो गया और आगे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी डीएक्टिवेट भी हो जाता है, नहीं पूरा गाय साहब तो पढ़िए रहा है, रहने दो, हम को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डीएक्टिवेट हो गया। नहीं समझे? फिर दूसरा क्षेत्र में भी जा सकता है। हाँ, इस क्षेत्र में या फिर आगे आप नहीं जा सकते। हाँ, यही नहीं करे कि आपके लिए दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी दरवाजा, दूसरा दरवाजा खटखटाइएगा, वहाँ पहुँच सकते हैं, है ना। ये केवल, हाँ, केवल आप जो रास्ता चुने हैं, ये रास्ता भली हो सकता है कि रुक जाए, अगर इस रास्ते को आप छोड़ना चाह रहे हैं तो ये छूट सकता है, लेकिन दूसरा दरवाजा बंद नहीं होता है, वो खुला रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करना, और जैसे ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करना होगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं होगा, ना ही शून्य होगा। अगर मान लो किसी में जोड़ रहे हैं तो ऋणात्मक जोड़ने से क्या फायदा हुआ, एक्टिवेट होगा?
तो क्या कर रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा बात कि जीरो नहीं होगा, आप जीरो जोड़िएगा तो जीरो जोड़ने से कोई फायदा होता है क्या, तो इसका मतलब है कि ये धनात्मक होगा। ये तो ऑलवेज, ये नेवर नेगेटिव और जीरो, मतलब हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो आइए हेडिंग में हम लोग लिखते हैं और शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लिखिए, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हेडिंग लिखा, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हिंदी में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा की संकल्पना, सक्रिय ऊर्जा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा की संकल्पना। देखिए यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू concept of collision theory, according to concept of collision theory, for a chemical reaction, for a chemical reaction, for a chemical reaction take place, take place according, according to छूट गया, according to concept of collision theory, for a chemical reaction take place, the reactant, the reactant molecule, molecule, the reactant molecules produce या produces, produce collision, collision among, among themselves, among themselves, क्या लिखा कि निश्चित रूप से, या कह सकते हैं कि जो अभिकारक के जो अणु हैं वो किस प्रकार का, वो क्या करता है, कोलिजन करता है, एक साथ संघट्य करता है, अर्थात टकराता है, एक दूसरे से क्या करता है, टकराता है, कोलिजन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जैसे ही कोलिजन उत्पन्न करेगा तो जितने भी कोलिजन इसमें कई इसमें जो कोलिजन जो उत्पन्न होंगे है ना, वो कुछ ही फ्रैक्शन होगा जो इफेक्टिव होगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। क्या लिखा कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कोलिजन अमॉन्ग themselves, but a fraction of, fraction of collision, 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 fraction of col
but a fraction of collisions are effective to the formation of product that is not all collisions that is not all collisions of reactant molecules but not all collisions of reactant molecules are effective for the formation of product hence collision among बातचीत नहीं करो hence collision among reactant molecule are divided into two categories कितने वर्ग में? 2 वर्ग में उसको विभाजित किया जाता है, या कह सकते हैं कि 2 वर्ग में इसको बांटा जा सकता है। कैटेगरीज होता है ना, कैटेगरीज स्पेलिंग में कैटेगरीज ऐसे, ठीक ना। ठीक है, क्या लिखा गया? Hence, collision among reactant molecules are divided into 2 categories. One is effective collision. One is effective collision. On another one, ineffective collision. Another one, ineffective collision. इसको बोल सकते हैं प्रभावी संघट्य, और इसको लिख सकते हैं अप्रभावी संघट्य। क्या हुआ? इन होगा, ओहो, इन होगा, IN, इनइफेक्टिव। ठीक है, देखो क्या लिखा गया, इस यहां पर शब्द को ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, संघट्य सिद्धांत के संकल्पना के अनुसार, फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए या पूरा होने के लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कोलिजन, या मस्ट प्रोड्यूस, ये भी लिख सकते हैं, मस्ट प्रोड्यूस कोलिजन
एमोंग देमसेल्फ, निश्चित रूप से अभिकारक के अणु को कोलिजन उत्पन्न करता है, एक दूसरे के साथ क्या करता है, कोलिजन उत्पन्न करता है, टकराता है। बट जब ये टकराता है तो देखा जाता है बट अ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन और इफेक्टिव, कुछ ही अंश होते हैं कोलिजन का जो प्रभावी होता है किसका, प्रतिफल के निर्माण के लिए। अर्थात कि नॉट ऑल कोलिजन, पूरा कोलिजन, अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाला पूरा कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है जिससे कि वो प्रोडक्ट में वो बदल सके, यानी कुछ इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसी आधार पर हम लोग लिखते हैं कि कोलिजन एमोंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको हम लोग कितने, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एक हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसमें कुछ अंश होता है जिससे कि प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उससे नहीं होता है, जिस वजह से हम उसको इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब इन इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है कि इसका एनर्जी कम हो जाता है, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। और जैसे ही एनर्जी कम हो जाता है तो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जब इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जब जोड़ा जाता है इसमें, तो जो एनर्जी जोड़ रहे हैं वही एक्टिवेशन एनर्जी हो। द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यहीं से ना जनरेट हो जाए। तो आइए पहले इसको हिंदी में लिख लिया जाए, उसके बाद लिखिए, संघट्य सिद्धांत के संकल्पना के अनुसार, संघट्य सिद्धांत के संकल्पना के अनुसार, संघट्य सिद्धांत के संकल्पना के अनुसार संकल्पना के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपादित होने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपादित होने के लिए निश्चित रूप से अभिकारक के अणुओं के बीच संघट्य उत्पन्न होता है, कोलिजन प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन प्रतिफल के निर्माण के लिए संघट्य का कुछ अंश ही प्रभावी होता है, संघट्य का कुछ अंश ही प्रभावी होता है, संघट्य का कुछ अंश ही प्रभावी होता है। अर्थात प्रतिफल के निर्माण के लिए अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाला सभी संघट्य
प्रभावी नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अतः अतः अभिकारक के अणुओं के बीच, अतः अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाले संघट्ट को, अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाले संघट्ट को दो वर्गों में बांटा गया है या बांटा जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी संघट्ट। दूसरा इनइफेक्टिव कोलिजन, अप्रभावी संघट्ट। पहला इफेक्टिव कोलिजन, दूसरा इनइफेक्टिव कोलिजन। पहला इफेक्टिव कोलिजन को प्रभावी संघट्ट कहते हैं और दूसरा इनइफेक्टिव कोलिजन को अप्रभावी संघट्ट। अब क्या करना है, हेडिंग में इफेक्टिव कोलिजन देकर डैश दीजिए। इफेक्टिव कोलिजन देकर डैश दीजिए। चले नेक्स्ट पेज में चल दें। यहां लिखना है इफेक्टिव कोलिजन देकर डैश दीजिए। इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी प्रभावी संघट्ट, प्रभावी संघट्ट। इफेक्टिव कोलिजन, इसको क्या लिखें, प्रभावी संघट्ट। लिखेंगे द कोलिजन बिटवीन, द कोलिजन between, the collision between reactant molecules, reactant molecules which having energy, which having energy equal to or greater than threshold energy, threshold energy is called इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसका ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक होता है तो वह इफेक्टिव कोलिजन होता है। अगर इससे कम जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। यही ना बात होगा, तो कंसेप्ट से वहीं से ना बात क्लियर हुआ है। तो इसको पहले इसको भी लिखे, हिंदी में लिखिए। अभिकारक के अणुओं के बीच, अभिकारक के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच होने वाला वैसा संघट्ट जिसकी ऊर्जा
जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर, देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक हो प्रभावी संघट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभावी संघट्ट कहलाता है। प्रभावी संघट्ट कहलाता है। प्रभावी संघट्ट कब कहलाता है? जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होता है तो वह प्रभावी होगा। तब आपके मन में विचार होगा कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? नहीं, यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में वहां से लिखिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा यानी ये वैसा ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं को कन्वर्ट करके, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं को कन्वर्ट करके किस में बदल देता है? प्रतिफल में बदल देता है। तो वह उसका क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड। आपको याद होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए आवश्यक होता था। नहीं तो यहां पर देखो, अभी भी पढ़ रहे होगे, पढ़ लिए? हाँ, तो पढ़े थे ना, वहां पर जो पढ़ाए थे आपको याद होना चाहिए, और जब वो बातें याद होगा तो और आसान हो जाएगा। नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में देखो क्या लिखेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट of energy which required to reactant molecule to convert into product molecule is called threshold energy. Threshold energy is called threshold energy. 2 नंबर वाले में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है। अच्छा, अमाउंट होगा ना, अमाउंट होगा। लिखिए, हिंदी में लिखिए तो देखिए, किसी अभिकारक अणुओं को प्रतिफल में बदलने के लिए, किसी अभिकारक अणुओं को प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को
आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इनइफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन के बाद अगले दिन एक्टिवेशन एनर्जी का और आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा अप्रभावी संघट्ट। अप्रभावी संघट्ट किस तरह से इसका परिभाषा होगा? The collision between reactant molecules which having energy less than threshold energy, which have energy less than threshold energy is called as ineffective कोलिजन। अब इसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम जा रहा, तो ये कैसा इनइफेक्टिव कोलिजन है। अब इनइफेक्टिव कोलिजन को मतलब यानी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, मतलब एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसके हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए हिंदी में, अगले दिन हम लोग यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका ग्राफ बताएंगे। लिखो, अभिकारक अणुओं के बीच होने वाला वैसा संघट्ट, अभिकारक अणुओं के बीच होने वाला वैसा संघट्ट जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होता है, जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होता हो, देहली ऊर्जा से कम होता हो, अप्रभावी संघट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रभावी संघट्ट कहलाता है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग इसके बाद बात करेंगे। आज यहीं पर समाप्त कर देते हैं।